हिंदू के पत्रकार महेश लंगा हैं, जिनके ऊपर 2-3 केसेस लगाए गए हैं। इनकम टैक्स का भी केस है, ईडी का भी केस है। एक में बेल मिलने के बाद में और भी केसेस में उनको फंसाया गया है। और अभी मानते हैं कि सिर्फ 3 पत्रकार जेल में हैं। हमको याद है कि 1-1.5 साल पहले ही जब इनको अरेस्ट किया गया था, कश्मीर से करीब 3 से 4 और पत्रकार उनको डिटेंशन ऑर्डर को पोस्ट कर दिया या इनको बेल आउट कर दिया। उसमें कश्मीर वाला के एडिटर फहाद शाह हैं, सज्जाद गुल हैं, आसिफ सुल्तान हैं और 1-2 मन्नान दार हैं जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो जिनको बेल मिला पिछले 1.5-2 साल के दौरान में। तो ये हिंदुस्तान में पत्रकारिता का हाल है। और खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, शहरों में पत्रकारिता पर अटैक होना, पत्रकारों पर अटैक होना, और जो इन जनरल जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर में जो जर्नलिस्ट पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो चल रहा है उसको लोगों के सामने जो उसको पूरा एक दीवार से उसको कवर कर दिया गया है, वहाँ से कुछ आना पॉसिबल नहीं है, वहाँ कुछ देखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कवर करके बाहर लाके वहाँ की एक तस्वीर लाने की एक कोशिश जो करते हैं, तो वहाँ के जो पत्रकारों पर है वो बहुत ज्यादा अटैक है और उन पत्रकारों को आतंकवादी बनाया जाता है। तो कश्मीर के जितने भी पत्रकारों को अरेस्ट किया गया था, सारे के सारे पत्रकारों पर या तो PSA लगाया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, या फिर UAPA लगाया गया। तो ये जो दोनों के दोनों एक्ट हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के रिगार्डिंग ही लगाए जाते हैं। और रुपेश पर भी एक मुकदमे में अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर 4 मुकदमे और लगाए गए। चारों के 4 मुकदमे UAPA के हैं। 2 केसेस में वो बेल आउट हो चुके हैं और 2 में अभी पेंडिंग है। एक में सुप्रीम कोर्ट में अभी मार्च के अंदर में ही, लास्ट मार्च में उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। हाई कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी थी उसी केस में, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा रिजेक्ट हो गया है। तो अभी वो दोबारा कोशिश करेंगे, तो अभी लग रहा है बहुत लंबा समय उनको लगने वाला है। तो ये जिस तरीके से पत्रकारों पर अटैक है इंडिया के अंदर में, और ये कुछ नया नहीं है। मुकेश चंद्राकर की हत्या हम सब जानते हैं, किस तरीके से बेदर्दी से उनको एक सड़क के करप्शन के रिपोर्ट के ऊपर करने के कारण मार के सेप्टिक टैंक में बंद करके उसको सीमेंट से ढक दिया गया। बाद में कुछ दिनों के बाद में उनकी लाश मिली। तो इस लेवल तक है कि आपको जान भी जा सकती है, और जान के बाद वो तो कोइंसिडेंट था, शायद उनकी लाश मिली। जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान किया था, उनकी लाश भी नहीं मिल रही थी, पूरा सीमेंट से वो ढक के। तो कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन की तरफ से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर आज हम सब इन पत्रकारों की रिहाई के मांग को लेकर के हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम सबको सॉलिडारिटी देते हैं कि इनको सबको रिलीज किया जाए। इसी के साथ में मैं जो हमारे आज के स्पीकर हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ में न्यूज़ क्लिक के फॉर्मर एडिटर हैं परवीर पुरखाइज जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट अभी भी ओके ही इज नाउ करंटली आल्सो एडिटर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। सर प्लीज पर आ जाएं। फिल्म मेकर और साथ में यंग जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट रिजाज हैं, तो वो स्टेज पर आ जाएं। मतलब उन्होंने पहले भी शंका जाहिर की थी उनके घुटने में कुछ दिक्कत के कारण में, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो आ जाएंगे, लेकिन लास्ट मैं बोलूँ ताकि थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन उसी से हो जाए। है मैं जब रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर्स ने कि इस पे बोले, तो मैं इसको मना नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें हमारा एक ख़ास पर्सनल बात भी है कि इरफान महराज, जिसकी जिक्र आपने की है अभी, वो और हम एक ही वार्ड में बंद थे, रोहिणी जेल में, और उसकी शादी के मेरे ख्याल से 2 महीना पहले, 2 महीना बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो और सब चीज़ों को छोड़ के ये जो इनह्यूमन सी एक बात है कि इन चीज़ों पे भी कोई ध्यान नहीं है। मेन चीज़ है कि लोगों के कैसे त्रस्त किया जाए ताकि उनका कलम जो है वो बंद हो जाए। बेसिक जो लगता है इस तरह का रिप्रेशन का जिस तरह से चल रहा है, हालांकि
अभी सिर्फ 3 ही बंद है, माशाल्लाह, और भी ना बढ़ जाए संख्या, घटे, ठीक है ना। तो होपफुली द नंबर्स विल गो डाउन एज द फाइट कंटिन्यूज बोथ लीगली एंड अदरवाइज। एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे कार्रवाई हो सकती है, और जो पत्रकार के मालिक है उनका ये डर है कि हमारा पहले तो एडवर्टीजमेंट सरकार से बहुत आती है, खास तौर से जो रीजनल प्रेस है उसका इकोनॉमी के तारीख पे, क्योंकि सोशल मीडिया हम कहते हैं और वो सोशल मीडिया की नींव जो है वो तो मल्टीनेशनल्स है, उनकी एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू जो होता है उसका बहुत कम संख्या जो क्रिएट करते, जो इन्फ्लुएंसर्स समझते हैं अपने आप को, उनको बहुत कम हिस्सा मिलता है। 90% हिस्सा, वो कहते हैं 50% 40%, बट एक्चुअली 90% हिस्सा उन्हीं के पास रहता है। तो इसलिए जो रीजनल पत्रकार थे, जो छोटे छोटे अखबारों में काम करते थे, जिन पर एक्चुअली हमला, जो हम शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते, उन पर जो हमला होता है वो कम से कम पब्लिक हो जाता है, फैल जाता है, उसकी प्रचार हो जाती है। पर छोटे शहरों में, कस्बों में जो पत्रकारिता करते हैं उनकी प्रोटेक्शन और भी कम है, और इसीलिए वो तो लोकल दादा गुंडागर्दी जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो सरकार है, जो केंद्र सरकार नहीं पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनकी भी डंडा जैसे चलता है, इसीलिए उन पर दोनों तरफ से मार पड़ने की संभावना रहती है। और वहाँ कुछ होता है तो सॉलिडारिटी जिस तरह से बड़े शहरों में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि नेटवर्क बनी हुई है पत्रकारों के लिए, वो वहाँ इस तरह से हो नहीं पाता। इसीलिए इसने अपनी मर्डर की जिक्र की, ये जो चीज़ें हैं जो हम लोगों को लगता नहीं फेस करना पड़ता है उस तरह से, हमारे पास सीधा सीधा स्टेट रिप्रेशन ही है, उन पर ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो खतरा स्टेट रिप्रेशन से भी कई जगहों पर ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे तरफ से जो पत्रकार हैं, मैं तो खैर बूढ़ा हो चुका हूँ, नौजवान है, वो सब करेंगे, पर जो लोग हैं हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पत्रकारिता के करते हुए अगर कुछ लोग पर इस तरह से अटैक होता है तो हमारी सॉलिडारिटी कैसे हम जाहिर करें, ताकि उस सिर्फ सॉलिडारिटी नहीं पर उसका जो संघर्ष होता है कैसे उनको जेल से निकाले जाए, उसकी लीगल समर्थन पर उनके साथ संबंध करके एक संघबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे हम पत्रकारिता का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये हम नहीं कर पाए तो कलम धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगा सही चीजों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्या कहेंगे हमारा जनवाद पर एक बहुत बड़ा खतरा जो है इस वक्त, कि कैसे जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है उसको कैसे बंद कर दिया जाए। ये कोशिश जो है जिसमें सरकारी प्रयास तो आपके सामने है ही, केसेस से लेकर बहुत सारे और भी परेशान करने के लिए बहुत सारे और भी औजार हैं। तो ये सब की डिफेंस अगर करनी है तो हमें दो चीज हमें करनी पड़ेगी पत्रकारों के रूप में, कि कैसे हमारे सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज्ड हो सके, ताकि जो एक्चुअली अटैक फेस कर रहा है उसको हम कैसे समर्थन कर पाए, सिर्फ जुबानी नहीं और भी तरीके से। बहुतों को घर की परेशानी होती है, सॉलिडारिटी के लिए हमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, लॉयर्स के पास अप्रोच करके उनको कैसे हम ब्रीफ करें, कैसे मदद कर सकते हैं लॉयर्स को, जो लॉयर्स मदद कर सकते हैं उनको हम कैसे मोबिलाइज करें, ये सब काम भी हमारा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर हम नहीं कर पाए तो लंबे अरसे तक ये संघर्ष
इंडिविजुअल लेवल पे चल नहीं सकते। हकीकत ये है कि जब आपका दुश्मन संघबद्ध है तब आपको भी संगठित होना पड़ेगा। ये संगठित प्रेस फ्रीडम के लिए, लोगों की बोलने की आज़ादी के लिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए, जो अभी भी कम से कम जुडिशरी कुछ डगमगा रही है, अलग बात है, पर अभी भी कम से कम हमारे यहाँ पर मानते तो है कि है। हकीकत में बहुत सारी चीज़ें हो रहा है जो प्रेस फ्रीडम पे अटैक है, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, पर अभी भी कानूनी तौर पे ये ख़त्म नहीं हुआ है और ये जिंदा रहेगा जब तक हमारा कलम बंद नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि कलम बंद होना आसान नहीं है, ख़ास तौर से आज के तारीख पे जब कलम के साथ सेलफोन भी जुड़ गया है, जो सोशल मीडिया के तहत जो बड़े जल्दी चीज़ें पहुंचता है, उसमें खतरा भी है, उसमें प्रोटेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। पर यह जो है, इसीलिए आज के तारीख पे आवाज़ को बंद करना इतना आसान नहीं है जो पहले था। इमरजेंसी की जब टाइम थी, आप लोग तो खैर ज़्यादातर यहाँ पर उस वक्त थे नहीं, तो ठीक है, तो 75 में प्रेस को बंद करने के लिए बिजली काटने काफ़ी था। अगले दिन प्रेस बंद हो गया, अखबार में कुछ नहीं छपा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में बिजली नहीं थी, तो वो करना आसान था। तो आज के तारीख पे इंटरनेट को बंद करना आसान नहीं हो सकता है, आसान नहीं है। तो इसीलिए उनके प्रयास जो है कानून का इस्तेमाल करना, FIR दर्ज करना, मानहानि मामला जो है वो करना, उसके साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंसेस क्लेम करना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस वक्त इसीलिए भी चल रहा है कि आवाज़ बंद नहीं हो। आवाज़ जो बंद नहीं हो रहा है, इतने चीज़ों के बाद, ये उनके लिए बड़ी परेशानी, तकलीफ की बात है। पर ये नहीं समझना कि इसीलिए हम कोई जीत हासिल किए। लड़ाई अभी भी लंबी है, कठिन है, और नौजवान काफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं। होपफुली they will continue the struggle, which unfortunately in our generation we have not succeeded, because we have brought the country finally to a state where I have to say the same things which I would have done in 1975 during emergency. So the fact that we had a declared emergency then, and as people have been saying, there's an undeclared emergency, the kind of attacks are similar as well as dissimilar. These attacks are much wider. It's organized at different levels, not just the state. At that time, state was the main problem. राष्ट्र जो थी वो हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि उसी के तहत the depression was being carried out. So I think we have a different emergency then, not what we had a different emergency then, and what we now have is a different emergency. But the basic issues remain the same. How to fight injustice, how to fight against the overreach of the government, how to fight criminal activities of capital, and let's not forget that, and how to maintain that our solidarity and our pen still continues. Thank you. Thank you to the friends from the Campaign Against State Repression for organizing this event today. I think I probably made a very important point about the need to keep a focus on solidarity of the kind we are expressing today. But even as he was speaking, I was thinking myself how much under attack it is in Kashmir. In fact, some of you might know that one of the cases or one of the elements in the charge sheet against Irfan, the young journalist from Kashmir who we are here to speak about, is that he was providing aid to victims of the pellet blindings.
This is not a coincidence that somebody is being charge sheeted under UAPA for an act of solidarity with a victim of blindings, because actually in Kashmir all acts of solidarity have been criminalized. So if your neighbor's house is blown up because, or if a house in your neighborhood is blown up because some militants may or may not have taken shelter there and your house is blown up, your neighbors cannot collect chanda and say कि भाई इनका घर टूट गया है, इनको राहत देनी चाहिए. वो भी you're liable under UAPA there also. So when solidarity itself becomes criminalized, तो एक चीज होती है, but becomes is read as an act of terror, then really you're up against you're in a very difficult time. I just want to take a few minutes to talk about Irfan. He's a young journalist who used to write and report for a range of publications, TRT World, Deutsche Welle, Two Circles, quite a few. And he ran a very, very remarkable website called Vand. Vand in Kashmiri means winter. And it was devoted to long form writing. It's a very serious publication. So in all of these, if you were to look for clues as to what exactly he did in his journalism that could be construed as something that deserves to be brought under UAPA, you'd have a very difficult time. You would not be able to do so. What he did, what Irfan also did, was that he used to part-time work on various reports brought about by the JKCCS, and that also makes its way into his charge sheet, because he is accused of participating in the writing of this report which came out in 2019, which was on the use of torture in Kashmir. Mind you, when the report came out in 2019, it's a public report. It was widely reported in the media. Nobody ever questioned the material in the report. There were no questions were asked of the report at that time. It was treated by the government the way it always treats what we call human rights reports, which is it was ignored, right? So, but a few years down the line, that same report can become the grounds for you to be liable under UAPA. So this is the first point I want to make, is that many of the people who are currently in prison, especially under UAPA, they are in prison because of a kind of retrospective rereading of what has happened in the past. आपने 5 साल पहले कुछ कहा है, जबकि वो it was not considered illegal or unlawful to hold that opinion or to produce that report. For example, the work of the JKCCS, which is who produced the torture report, it was not done. It was not an underground activity. It was done in the full glare of public opinion, media, everything. And you know, if people had questions about them, those were public questions. But today we are in a situation when the state apparatus is able to draw a line back to something that you may have said or done in 2019 and hold you liable, say in the present context it is to be construed as unlawful, so therefore we can charge you for that. तो ये तो इसमें कितना खतरा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर शब्दों के ऊपर है ना, कि कौन सा शब्द आज अपशब्द माना जाएगा और जो लॉफुल था 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले. तो एक तो ये बात थी. दूसरी बात है कि there was mention here about the media, and as you know, Kashmir has had quite a vibrant media scene, which is quite difficult to understand somehow, but it did have a vibrant media scene. तो धीरे धीरे
that media scene has become totally quiet to the point where you can now say that Kashmir is that place from which no news comes except a few times a year. जबकि ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट होता है, जबकि अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और जब लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, यही 3 खबरें जो हैं ये कश्मीर से आती हैं। तो इस माहौल में जो काम someone like Irfan Mehraj was doing, these are people, these are individuals, these are journalists who have not accepted their silencing. They have continued, however difficult it is. They have continued to report, and it is their continued striving to not remain silenced, which is, I think, what they are being punished for. Many other young journalists in Kashmir actually left. They are scattered all over. Some are in Delhi, some are abroad, whatever, because it was not possible for them. But only a handful stayed on with a commitment to carry on doing what they are, and Irfan is certainly one of them. The other thing is that in a world where the mainstream media, and by the mainstream media I would even include local newspapers, because some local newspapers can be seen as part of the mainstream media. They have completely abdicated, they have moved away. So if you are a young journalist, how do you get information? How do you collate information? There is no institutional support in the media anymore. एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या डेटा गैदर करने के लिए आपको कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन आप तो सपोर्ट नहीं करेगा ना. So a proximity between the freelance journalist and human rights groups is not extraordinary. So, for example, I imagine that even the work that Rupesh Singh, I don't know him personally, but even the work he does would come from that kind of place, So that is again becomes suspicious in Irfan's case, that he is associated with a human rights group. Now, why should there be, unless there is a breach of professional ethic, of journalistic ethics or something like that, why should that be a problem? That somebody is both working part-time as copy editing or writing, helping write a report, and being a journalist. And so what I'm trying to suggest is that there is a criminalization, and more than criminalization, there is a punishing, because ultimately, even under the law, it is not possible to criminalize these activities. So why do they apply the UAPA? Because 6 महीने के लिए तो आपको कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उसके बाद आप साल 2 साल, Irfan has already been there for close to 2 years, sorry. So the process, it does not need to be, it cannot be overstated. The process is the punishment. We know in the case of, for example, the Bhima Koregaon 16, the lengths that people spent in prison, 6 saal, 5 saal, 4 saal, 3 saal, and that is the punishment. So I don't think that the charge sheet against Irfan, anybody is going to, that it will stand scrutiny, even in the current arrangement. But that is not the point, because he's already spent 2 years, who knows, he may spend another few years, and he'll already have been punished for something that he did not do. For example, the charges against him for being complicit in providing aid to victims of pellet blindings, they're all based only on the evidence provided by anonymous protected witnesses. And again, we know how frequently this has shown up in all kinds of cases, where these anonymous protected witnesses, based on their evidence,
you are charged. The fact that it will not stand scrutiny in the court is almost a given, but it doesn't matter, as we know in the cases of many of the people arrested in the Delhi riots cases. So I wish I could be as hopeful as Prabir was in terms of asking for solidarity as a response to the crisis. The trouble is that in Kashmir it is not even possible to show a gesture of solidarity without that gesture itself becoming somewhat criminalized. Obviously, there's no question we can't have a meeting like this in Srinagar, but I also suspect we can't have a meeting like this in Lucknow or in Bhopal or in Jaipur anymore. So I think that this meeting it's nothing, but it's a very precious nothing, because in a situation where such expressions of resistance have already been criminalized, I think it's more important now than ever to make those gestures, those of us who can still make them. And you know, I must congratulate Prabir, who has already done his, or at least done one stint in jail on this account, to come and make this gesture, and to all of you for coming. Thanks. कि वो अपनी बात रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जब मुल्क में इस्लामिक फेथ के बेसिक एक्सप्रेशंस को दहशतगर्दाना अमल, टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि इस तरह की महफिलों में बार बार इस तरह की बातें हों. मेरा सलाम और रवीश कुमार का नमस्कार. मैं रवीश कुमार, दोनों को उसी नज़रिए से देखा जाए. इसके बियॉन्ड जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये लार्जली इस कंट्री में जो हमने इमरजेंसी तो नहीं देखा, लेकिन अभी जो देख रहे हैं उसमें एक खास अल्टरनेट रियलिटी तैयार की जा रही है हर चीज़ की. कि कुछ लोग हैं जो मीडिया हैं, कुछ लोग हैं जो अर्बन नक्सल हैं, कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हैं जो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, और 35 साल के होके सरकार के पैसे से अभी भी पीएचडी कर रहे हैं, और तमाम तरह की बातें. ये अल्टरनेट रियलिटी जो है, इसमें सबसे बड़ा रोल जाहिर सी बात है मीडिया का है. पहले स्कैम हुआ करते थे, करप्शन हुआ करता था, अब इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, जो सोरोस का नाम आएगा. एक खास रियलिटी बना के पेश की जा रही है एक बड़े तबके को समाज में, और ये कहीं ना कहीं मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन का फेलियर है कि एक बड़ा तबका हमारे सोसाइटी का इन बातों को एक्सेप्ट करने लगा है. कि अभी 3 रोज पहले नैनीताल में एक रेप का वाक़या हुआ, और रेप करने वाला मुसलमान था. तो जो लोकल मीडिया, एक पैरेलल नेटवर्क जो तैयार किया गया है अल्टरनेट मीडिया का, हुकूमत की तरफ से, जिनको पैटर्नाइज करती है हुकूमत, उन्होंने इस तरीके से इसको पेश किया जैसे ये कोई एजेंडे के तहत मुसलमान, ये इस तरह की बुराइयां हर कम्युनिटी में है, हर कम्युनिटी में क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं. लेकिन आपकी 200 साल पुरानी एक मस्जिद थी, उसको वैंडलाइज किया, दर्जनों लोगों मुसलमानों की दुकान तोड़ी. और ये 3 रोज पहले का वाक़या है, बट ये चीज़ें हमारे सोसाइटी में एक बड़े तबके के यहाँ घर कर चुकी हैं. और इसको ख़त्म करने के लिए जो अभी 2 सीनियर लोगों ने जो सॉलिडेरिटी की बात करी, नॉट सो मच इन कश्मीर बट एवरीवेयर एल्स, हमें भी फिर उतना ही जवाब में, उतना ही विजिलेंट, उतना ही प्रोएक्टिवली इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, शहरी के तौर पे भी, स्टूडेंट के तौर पे भी, और जर्नलिस्ट के तौर पे भी. और वो विजिलेंटिज्म जो दरकार है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लगातार रिप्रेशन हो, लगातार एक खास पनिशमेंट का डिज़ाइन तैयार कर दिया गया हो, जब ये हो रहा हो, तो खड़ा हो पाना और ये बोल पाना
जाहिर सी बात एक मुश्किल अमल है, लेकिन इन जो लोग भी ये बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तभी मुमकिन है जब एक कलेक्टिव सपोर्ट सोसाइटी से और इंस्टीट्यूशनल सॉलिडारिटीज तैयार हो पाए जो इसमें मदद फराहम कर पाएँ और नए लोग तैयार हो पाएँ जो ये बात कर पाएँ। और जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी अब नौजवानों के ही कंधे पे आती नज़र आ रही है। और एंड व्हाट वी कैन begin with is take as much learning from the experiences of people like him and a lot many others who have seen the days of emergency and wars and maybe try to find out more creative solutions to the things that we are seeing today in our country. एक छोटी बात जो मैं समझता हूँ कहना जरूरी है यहाँ पे, आप ये 3 लोगों को देख रहे हैं जिन जो आज जेल में हैं, लेकिन 3000 और हैं छोटे शहरों में, कस्बों में, जिनके बारे में बारहा दो लोगों ने इशारा किया, जिनके ऊपर अलग तरीके से एक पनिशमेंट, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करना, उनके फोनों को ट्रैक करना। एक ज़माना था जब पुलिस used to be a bit afraid of journalists कि क्या सवाल पूछेगा, और कुछ गलत काम किया पुलिस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से डरता था, बड़ा अफसर छोटे अफसर को भेजेगा, तुम जाके सवाल पेश करो। अब ये सारे जो ट्रेडिशंस थे जो बन गए थे बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेजेंस, ये सब खत्म है। अब जर्नलिस्ट को बाकायदा छोटे शहरों में हिम्मत करनी पड़ती है किसी बड़े अफसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की। वो चाहता ही, उसके लिए रोज का ये स्ट्रगल है। और इस तरह के, इसी वजह से जब दीपक भाई को कैंपेन अगेंस्ट स्टेट प्रिपरेशन बारहा हम लोगों को बुलाता है, और कई बार मैंने से कहा भी कि मतलब रोज हर साल इन्हीं मौजूदात पे यही बातें कितना रिपीट करें। But then this is also the same struggle that journalists in these smaller towns do. आपको पता है कि वो वहाँ खतरा है और आपको रोज जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किस दिन आपकी बारी आ जाए और आपको बुला लिया जाए, इस खतरे के अंदाजा होने के बावजूद if you continue to do that. Like I would like to start with a poem. He said, "Don't write." I said, "I will write." He said, "Write like the others." I said, "I will write people's words. I will write about their exploitation and oppression." He said, "I will send you to the prison." I said, "Still I would write." He threw a blank check at me and said, "Fill any amount that you want and stop writing." I kicked the check away and said, "My pen is not for sale." So shaking with anger, he said, "Then you should rot in the prison." I said, "I will write from the prison too." So this poem is actually written by Rubesh Kumar Singh while he was in jail. And this was translated by our dear friend late Tarun Bhatia. So when the Indian media have muted themselves from talking about the journalists who are in prison charged with draconian laws like the sugar-coated black warrant, I would like to thank CSR for organizing this event. So these days, like in India, journalists are also becoming a story. So I am an independent journalist who has also become a story for reporting stories. Like I come from Kerala, where an FIR has been filed against me. My electronic devices has been seized for writing stories on Muslims, and also I have been detained twice in Karnataka, which has been ruled by Congress government, for writing stories on the living conditions and working conditions of Adivasi plantation laborers. Before I like to continue, like I would like to pay tribute to the Palestinian journalists who are being killed by the Zionist Israel with the aid of Indian ammunitions. And I would also like to remember journalist Hemachandra Pandey, who was killed along with Comrade Rajkumar Azad by the Indian state. And I would also like to remember Kashmiri journalists like Muhammad Lawn, who was killed along with his 8-year-old son by the paramilitary forces. And it would be an injustice from my part if I don't mention Govindan Utti, who is a journalist from Kerala. The reason is that
Though he's alive, he's a living victim of UEPA. Like, he's the first journalist from my state to be arrested under UEPA, and his case is the second UEPA case registered in Kerala. As IPSA has said in an interview with me, like, journalism is also a political activity. Journalism is also a political work. She has said that a journalist should be like a spokesperson for the people, that a journalist cannot be neutral. The person should always stand with the masses. As we know that today the Reporters Without Borders have released the Freedom Index mark, in which India stands at the 151 position out of 180. And we all know that the press freedom is an indicator of democracy and human rights, but the sad part is that our society fails to address the underlying political issues which is failing the press freedom in our country. To say it directly, the reason behind the jailing of Rupesh Kumar Singh and Irfan Maharaj is nothing else, just the militarization, occupation and the corporatization of the areas from which they are reporting. If you take the case of Irfan Maharaj, these days after the Pahalgam thing, we are seeing how the newsrooms are warmongering or spreading hate against the Kashmiri Muslims or spreading Islamophobia and xenophobia. And the other side, they are also normalizing the occupation of Kashmir. But the people's journalists like Irfan Maharaj, who are being labeled as the friends of militants, have exposed the real face of the so-called paradise on the earth by telling the stories of the extrajudicial violence committed by the paramilitary forces in India. And after the abrogation of Article 370, we have seen how much the press freedom in Kashmir has been suppressed. The press club has been shut down, the Kashmir Wala has been shut down, and the ridiculous part is that in 2021, a questionnaire was handed over to the journalists in Kashmir, and the questions were like asking them whether they have ties with any Pakistani organizations. It was a questionnaire handed over to the Kashmiri journalists by the Indian government. And at this moment, I would also like to tell about a photojournalist. I forgot his name. Unfortunately, I forgot his name. Like, he was killed by the Indian paramilitary forces by sending a parcel bomb. That is the state of journalism in Kashmir. So what I would like to say about Kashmir is that without confronting the draconian laws like PSA, UAP, AFSPA, and talking about in a broader way about the occupation and militarization of Kashmir, how can we talk about press freedom in Kashmir? Now, coming to Rupesh Kumar Singh, before he was arrested, I was supposed to take his interview, and it was only after a few days he got arrested. So the Pegasus was detected in his phone just days after he wrote a story on a fake encounter of an Adivasi laborer named Mondilal in 2017 by CRPF. And later on, we have seen his stories exposing the nexus between the state and the so-called proscribed a party named Jharkhand Janmukti Morcha. So it was like the proscribed party and the state government is collaborating violence against Maoists and Adivasis. It was Rupesh Kumar Singh who did that story. And after that, the story before his arrest was regarding the industrial pollution caused by a mining company in Jharkhand in the Gidhar district, in which a girl named Kushbu, I believe it's Kushbu, she had developed a tumor on her face. So, by analyzing the kind of stories he was doing, we exactly know the reason why Rupesh Kumar Singh threatened by his stories. So, without confronting the imperialism, the corporatization in the mineral-rich areas which are being eyed by the corporate, there is no point in talking about press freedom. So, in a semi-feudal, semi-colonial state, where the press freedom actually means the freedom for the ruling class to manufacture consent, to spread disinformation and suppress dissent. And as long as when the media is actually defending profit, the actual press freedom can only be achieved when it's the people, not the corporate or not the imperialist fascists, hold the power.
Until then, we have to continue our struggle, and it can only be achieved. The actual freedom can only be achieved when the masses hold the struggle, masses hold the power. So what I would like to conclude is saying that when we talk about the jail journalists, we should also talk about the underlying basic issues faced by the masses. That's all I have got to say. Thank you.